शुरुआत करते हैं इसकी केमिस्ट्री की, जो बेसिक शुरुआत है हमारे काम की है पदार्थ से। देखो, जब हमने फिजिक्स की स्टार्टिंग करी थी तब भी हमने पदार्थ से करी थी। वहां पे हमने फिजिक्स में देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई फिजिक्स है तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हमने तब भी पदार्थ से ही स्टार्टिंग करी थी, और तब पदार्थ को हमने डिवाइड किया था मोस्टली 3 कैटेगरी में, ठोस, द्रव और गैस। फिर बाकी 2 और बची थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस। तो टोटल 5 कैटेगरी हमने पढ़ी थी। अब क्या करेंगे, अब केमिस्ट्री के बेस पे देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो जो भी पदार्थ हमें मिलते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। भाई या तो पदार्थ क्या होगा, पदार्थ मतलब आप समझ रहे हैं कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, जगह घेरती, वो चीज क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। डेफिनेशन के तौर पे ऐसी कोई भी चीज जो आयतन घेरती है और जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऊर्जा कहलाएंगी। तो पूरा ब्रह्मांड किस चीज से बना है, पदार्थ से और ऊर्जा से, मैटर एंड एनर्जी। याद करिए आइंस्टीन का E=mc², वो यही तो कह रहा है कि पूरी दुनिया किससे बनी है। E मतलब एनर्जी, M मतलब मास, और बाकी C क्या है, प्रकाश का वेग। इस तरह से तो कोई भी पदार्थ है, जो भी दुनिया में आपको चीजें दिख रही हैं वो या तो क्या होंगी, प्योर हो सकती हैं, या वो क्या होंगी, इम्प्योर हो सकती हैं। कोई भी दुनिया की चीजें बस 2 ही कैटेगरी में डिवाइड हो सकती हैं। आगे बढ़े। शुद्ध का मतलब है कि जैसी चीज आपको प्रोवाइड करी जा रही है उसमें वही कंटेंट रहेगा, मतलब सेम टू सेम। अब जैसे शुद्ध पदार्थ है, इसकी 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहेंगे तत्व, और दूसरे को हम कहेंगे यौगिक। इसको अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण फिर से 2, अभी इनको मैं बता दूंगा आपको डिटेल में, बस आप इसको टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। मिश्रण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे समांग और दूसरे को हम कहेंगे विषमांग। समांग मतलब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांग को हम, जो समांग मिश्रण है आपके पास, इसको हम विलयन भी कहते हैं। सॉल्यूशन, इसमें आपकी मिश्र धातु आती हैं बहुत सारी, और कॉलॉइड हम आगे पढ़ेंगे, ये आते हैं इसमें। और भी जो भी जैसे रेत बालू के जो सामान्य मिश्रण होते हैं वो भी सब विषमांग में आते हैं। यहां तक हो गया। देखो आगे अब एक हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, तत्व करके, एलिमेंट। सभी परमाणु एलिमेंट में क्या होंगे,
समान। ऐसा पदार्थ जिसमें सभी परमाणु समान होते हैं तत्व कहलाता है। तो उतनी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, आपका काम इसी से चल जाएगा, सभी परमाणु समान। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि लोहा। अब लोहा में सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? लोहे के ही होंगे। सोना हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें सारे के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, एक ही तरह के परमाणु अगर हैं तो उनको हम कहेंगे तत्व। अब तत्व को हम 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस नाम लिखेंगे उनके। प्रकार हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होंगे: धातु, उपधातु और अधातु। आपने इसको इस तरह से पढ़ा था: चालक, अर्धचालक, अचालक। फिजिक्स में पढ़ा था तो वो नाम थे, और जब केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। धातु क्या होगा? जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, या जब भी केमिकल रिएक्शन होगी और ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जिसमें 4 से कम होंगे, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। या ऐसे पदार्थ जब आयन बनाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। उपधातु क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जो परिस्थिति के हिसाब से पॉजिटिव आयन भी बना सकते हैं और नेगेटिव आयन भी बना सकते हैं। मतलब इसको ऐसे कह दीजिए कि जिसकी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे? उपधातु होंगे। अधातु की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनकी बाहर वाली कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे के सारे ये किसमें आएंगे? अधातु में आ जाएंगे। या ये कहिए कि ऐसे पदार्थ जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशंस रहेंगी। यहां तक क्लियर है? अब दूसरी हेडिंग डालिए। दूसरी, एक तो हो गया हमारा तत्व, दूसरा था यौगिक। जब अनुपात एक फिक्स हो जाए हमेशा के लिए, कभी भी अनुपात अगर नहीं बदल रहा है किन्हीं भी 2 तत्व या 3 तत्व के बीच में, तो वैसा पदार्थ क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। अब इसका एक एग्जांपल अगर आप देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वहां पे केवल या तो लोहा था, या केवल सोना था, या जो भी चीज थी, या केवल ऑक्सीजन थी, या केवल हाइड्रोजन थी। अब मैं अगर आपसे बात करूं H2O, H मतलब यहां पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक गैस है, और ये हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी एक क्या है? गैस है। 2 गैसें जब क्रिया करती हैं तो एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं पानी। ये चीज क्या है? पानी है। लेकिन अब पानी को कहीं चंद्रमा से आप ले लीजिए, ब्रह्मांड में कहीं से भी ले लीजिए, पर्वत से ले लीजिए, नदी से ले लीजिए, भाप को आप ठंडा करके पानी ले लीजिए, कैसे भी आप पानी प्राप्त करिए, हमेशा हाइड्रोजन 2 होंगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब भी आप अनुपात निकालेंगे तो ये 2 अनुपात 1 ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक यौगिक हो जाएगा। तो जब केवल एक ही परमाणु होता है तो उसको तत्व कहते हैं। एक से ज्यादा परमाणु जब एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे अमोनिया की, ये है NH3। तो
अमोनिया जब भी कहीं भी आपको कहीं से भी किसी भी मेथड से बना लीजिए, दुनिया में कहीं से भी आप अमोनिया ले लीजिए, एन के बीच में और एच के बीच में आपको जो रेशियो मिलेगा वो 1:3 मिलेगा। मतलब कि एक नाइट्रोजन के साथ जब 3 हाइड्रोजन मिलेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी। ये फिक्स रेशियो रहता है। अगर फिक्स रेशियो है तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। यहां तक क्लियर है बात? चलिए जी, बिल्कुल वो भी यौगिक होगा। लो MgCl2, तो हमेशा इसमें क्या होगा, Mg का और Cl का अनुपात क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, अनुपात फिक्स है हमेशा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक कहलाएगा। जी, अणु और अभी इसको समझिए, अणु परमाणु बताता हूं आपको कि अणु कैसे बनेगा, रेशियो किस तरह से निकालेंगे वो भी बताता हूं आपको भी। बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां तक आ रहा है समझ में कि अगर कभी भी आपको फिक्स रेशियो मिल रहा है तो उसको आप क्या कह दीजिएगा, यौगिक कह दीजिएगा। एक ही परमाणु हो तो आप उसको तत्व कह दीजिएगा। यहां तक आ गई बात समझ में? अब तीसरी हेडिंग क्या थी दूसरी साइड में, अशुद्ध। अशुद्ध मतलब जब परमाणु किसी भी अनुपात में मिलते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। और अशुद्ध का एक ही टाइप है, उसको हम कहते हैं मिश्रण। किसी भी अनुपात में किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिलना मिश्रण कहलाता है। आप घर पे शरबत बनाते हो तो क्या उसमें चीनी का और पानी का रेशियो सेम ही रहता है? कभी एक गिलास शरबत में 2 चम्मच चीनी गिर जाती है। जैसे चाय बनाते हो तो चाय में क्या चीनी का, दूध का और पत्ती का रेशियो हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं रहता ना, वो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी आप उसमें इलायची डाल देते हो, कभी अदरक डाल देते हो। तो आपकी जैसी इच्छा होती है वैसे बना डालते हो। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, मिश्रण में आएगी, क्योंकि इसमें मर्जी के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं। इसलिए इनको अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे शरबत जी, अमोनिया अपोजिट नहीं बताया मैंने आपको। अमोनिया दूसरे, एक एग्जांपल मैंने आपको पानी का बताया, एक अमोनिया का बताया और एक MgCl2 का बताया। 3 एग्जांपल्स बताए, अपोजिट नहीं बताया। मिक्सचर, मिक्सचर में जैसे देखो अमोनिया का क्या होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो NH3 होता है। अब ये केमिस्ट्री को पढ़ने का थोड़ा एक तरीका है कि हम थोड़ा एडवांस पहले पढ़ के आते हैं, फिर बाद में जाएंगे, फिर पढ़ेंगे कि केमिकल बनता कैसे है, फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, अभिक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं, और फिर उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये उल्टा चलता है थोड़ा सा केमिस्ट्री में, 2 चैप्टर आपको उल्टे फील होंगे थोड़े से। अमोनिया में क्या है कि जब भी अमोनिया बनेगी तो अमोनिया बनने का मेथड ये है कि एक नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगी। नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने देखा कि हाइड्रोजन में सबसे बाहर वाली सेल में 1 होते हैं। ठीक है, अब ये इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ सकता है या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, क्योंकि अगर एक ही कक्षा है तो उसमें मैक्सिमम, आप याद करिए बोर का परमाणु मॉडल, मैंने आपको एक फॉर्मूला वहां पे लिखवाया था 2n²। किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं। अगर पहली कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहली कक्षा का स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 1 मतलब कि 2। तो हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। उसमें 1 ऑलरेडी है, तो या इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है या ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और हाइड्रोजन की भी यहां पे टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की है। अब जब दोनों ही लेने वाले हैं, दोनों के ही पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मानो इनमें से एक धातु होता तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन दे देता और बात खत्म कर देता। धातु कोई है नहीं, दोनों अधातु हैं,
तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। साझेदारी करेंगे मतलब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तभी तो 8 होंगे। 5 उसके पास ऑलरेडी है, 8 करने के लिए उसको 3 की और जरूरत है। अब वो क्या करेगा, उसने एक रिलेशन बनाया एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे का रिलेशन बनाया दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे का रिलेशन बनाया तीसरे हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ रिलेशंस बनाए, और इसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड ही है ये, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन के साथ है। इसको अलग अलग भी ऐसे करके कह सकते हैं कि बीच में नाइट्रोजन डाल दीजिए, एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो 3 हाइड्रोजन के साथ वो क्या बनाता है, बराबर का एक रिलेशन बनाता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, NH3 कहेंगे। 3 के साथ रिलेशन है, अब आ गया समझ में। तो एक नाइट्रोजन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, सबको आ गई बात समझ में। चलिए, तो शरबत का एग्जांपल आया समझ में, कैसे काम करता है भाई। शरबत में आप जो पानी का अनुपात है और जो चीनी का अनुपात है वो क्या फिक्स होता है, क्या नहीं फिक्स होता ना। ORS का घोल होता है, क्या उसमें जो पाउडर आप मिलाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, पानी होता है, चीनी होती है और नमक होता है, इसी को ORS कहा जाता है। क्या इसमें ये फिक्स होता है कंटेंट, नहीं, कुछ भी कंटेंट हो सकता है। तो ऐसी कोई भी पदार्थ अगर आपके पास है जिसमें पदार्थों के बीच का जो अनुपात है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है, अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग तरह से चीजों को तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे दूध है, तो दूध किस में आएगा आप बताइए, मिश्रण होगा या यौगिक होगा, यौगिक होगा, ठीक है। दूध में जैसे भैंस का जो दूध होता है उसमें 17% तक फैट होता है, गाय के दूध में वही 8 से 9% फैट होता है, तो कंटेंट तो चेंज हो गया भाई। बकरी के दूध में वो 5 से 6% ही होता है जो फैट का कंटेंट होता है। तो अब दूध क्या हो गया भाई, कंटेंट चेंज हो गया ना, बकरी का दूध अलग, भैंस का अलग, गाय का अलग और भेड़ का बिल्कुल अलग। तो दूध कैसी चीज होगी, मिश्रण होगा। समझ गए ना मिश्रण क्या चीज है। चलिए, अब मिश्रण होता है 2 प्रकार का भाई, जो भी आप चीज देख रहे हैं वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक को हम कहेंगे मिश्रण के प्रकार में, पहला प्रकार समांग या समांगी। देखो, समांग जब भी शब्द आए, समांग का मतलब है कि आप जहां भी देखें आपको सारी दुनिया में एक जैसी चीजें दिखें, या बस जो भी सैंपल आप ले रहे हैं उस सैंपल में आपको एक जैसा ही कंटेंट मिले, तो उसको हम कहेंगे समांग। सभी जगह समान मिश्रण या अनुपात। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। शरबत। अब शरबत ऐसा तो नहीं है कि आपने शरबत पिया तो आपने पहला 1 गिलास पिया तो वो आपको ज्यादा मीठा लगा या कम मीठा लगा, फिर जब आपने दूसरा गिलास पिया उसी में से बाल्टी में से फिर दूसरा गिलास लिया तो वो आपको दूसरे टाइप का लगा, तीसरा गिलास पिया तो वो तीसरे टाइप का लगा। 3 गिलास लेने का मतलब 3 आपने सैंपल लिए, क्या तीनों गिलास बराबर मीठे नहीं लगते आपको? अगर एक ही जगह से आप ले रहे हैं तो उनको बराबर ही लगते हैं ना। मतलब आप कहीं से भी पूरी बाल्टी में से या जहां कहीं भी आपने शरबत तैयार किया है उसमें से कहीं से भी सैंपल उठा लीजिए, आपको चीनी का और पानी का अनुपात कैसा मिलेगा? समान मिलेगा। मैं उस बाल्टी की बात कर रहा हूं, किसी और ने अगर मान लीजिए शरबत बनाया होगा तो उसमें कंटेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए मिश्रण तो है लेकिन उस एक पार्टिकुलर बाल्टी में क्या होगा, चीनी और पानी समान रूप से वितरित होंगे। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांग मिश्रण कहलाएगा। बात आ गई समझ में? कहीं से भी आप उठा लीजिए एक जैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए बालू का और पत्थर का मिश्रण, तो उसमें क्या है, कहीं बालू ज्यादा हो सकती है, कहीं पत्थर ज्यादा हो सकते हैं, मोटे मोटे जो गिट्टियां होती है वो ज्यादा हो सकती हैं। तो दूसरा होगा विषमांगी प्रकार का मिश्रण।
सभी जगह अनुपात समान नहीं होता। जैसे नमक वालू का मिश्रण, भाई दूध आपने देखा है ना, दूध जैसे आप रख देते हो तो ऊपर मलाई पड़ जाती है। घर में भी जब देखा होगा आपने, तो घर में क्या करते हैं, जब दूध को ऊपर का मलाई वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको निकाल करके जमा देते हैं, दही जमा लेते हैं, फिर उससे क्या कर लेते हैं, घी निकालते हैं। मतलब सबसे ऊपर वाली जो परत होती है दूध में, उसमें मक्खन की जो परसेंटेज है वो सबसे नीचे वाले दूध की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। दही भी जमता है, आपने देखा होगा, सबसे ऊपर वाली लेयर में ही पूरा मक्खन रहता है, नीचे वाली लेयर में अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसका मतलब क्या पूरे दूध में मिश्रण का अनुपात समान है? नहीं है। जब मिश्रण का अनुपात सब जगह पे समान नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, हम उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कोहरा में आपने देखा होगा, कहीं कोहरा एकदम घना होता है, थोड़ी दूर आगे चलते हैं कोहरा एकदम आपको ऐसा लगता है काफी दूर तक दिख रहा है, फिर से कोहरा क्या हो जाता है, बहुत घना हो जाता है, नहीं दिखता है। तो कोहरा भी कैसा हो गया, कोहरा एक जैसा नहीं है ना हर जगह पे, कहीं कोहरा बहुत ज्यादा है। आपने कई बार देखा होगा, शहरों में तो उतना नहीं दिखता है, लेकिन गांव वगैरह में अगर कभी आपका लगा हो, मौका मिला हो आपको जाने का, तो आपने लेयर बनी हुई देखी होगी कोहरा की, नीचे क्लियर दिख रहा है, ऊपर से एकदम बहुत कह रहा है, या नीचे बहुत कह रहा है, ऊपर ऊपर एकदम क्या है, साफ दिख रहा है। लेयर्स बन जाती हैं कोहरे की। तो जब भी लेयरिंग की बात हो रही हो, दूध में भी क्या है, लेयर है ना, ऊपर की लेयर में ज्यादा है फैट और नीचे की लेयर में कम है। तो जब लेयर बन जाती है तो वो सब केस में आते हैं, विषमांगी मिश्रण में आते हैं। तो ये मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब समांगी मिश्रण का एक प्रकार है विलयन। एक्चुअली जो समांगी मिश्रण है उसी को विलयन कहते हैं। तो ये क्या है, पहली बात तो समांगी मिश्रण है। इसमें क्या होगा, एक होगा विलायक, और विलायक काम क्या करेगा, दो पदार्थ अगर आप मिलाते हैं तो उसमें जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसको आप कहेंगे विलायक। नॉर्मली अभी तक विलयन के बारे में हमारे माइंड में यह है कि कोई भी चीज अगर पानी में घुली हुई है तो उस चीज को विलयन कहेंगे। दूध है उसको हम विलयन मानेंगे, शरबत है उसको विलयन मानेंगे हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने यही देखा है अपनी सामान्य जिंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं है। विलायक एक तो इसमें एक पार्ट होगा विलायक, मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो वाली चीज, और एक होगा विलीय, सॉरी, जिसकी मात्रा कम होगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शरबत है। अब बार बार शरबत इसलिए क्योंकि ये हमने सबसे ज्यादा देखा हुआ है। आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं एग्जांपल किसका, नहीं उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें गैस घुली रहती है, तो अभी उसका गड़बड़ हो जाएगा मामला। शरबत में क्या होता है, आपका पानी है और चीनी है। अब पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और चीनी की मात्रा क्या है, कम है। इसलिए विलायक कौन होगा, विलायक मतलब घोलने वाला, और विलय मतलब घुलने वाला, जो घुल रहा है। तो पानी घोल रहा है इसलिए पानी क्या हो जाएगा, विलायक, और चीनी घुल रही है इसलिए चीनी क्या हो जाएगी, विलय। यहां तक आ रही बात समझ में।
अरे कभी हाँ ना कुछ तो कर दिया करो। चलिए, तो कोई भी मात्रा जी, स्पीड ज्यादा है? नहीं देखो, ज्यादा हो तो मैं थोड़ी सी और कम करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल पॉलिटी इकोनॉमिक्स वैसे टाइप से पढ़ाने की। बहुत ज्यादा साइंस के जो टेक्निकल चीजें उनमें ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि उस चीज का फायदा भी नहीं है कोई। लेकिन अभी जैसे बीपीएससी का पेपर देखा तो फिर लगता है कि भाई कुछ टेक्निकल चीजें भी डालनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ज्यादा हवा हवाई करके अच्छी अच्छी क्लास करवा दी, अब पेपर में नहीं आए 15 क्वेश्चन, तो फिर क्या फायदा हुआ फिर उस पढ़ाई का? आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और आपको चीज भी नहीं मिली, तो फिर फायदा भी नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है। तो विलायक विलायक का आगे समझ में, कोई भी चीज विलेय हो सकती है, कोई भी चीज विलायक हो सकती है। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट आते हैं सामने कि भाई चीनी आप अगर मान लीजिए घोलते जा रहे हैं, पानी में घोलते जा रहे हैं, एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो गाढ़ा होता चला जाएगा, फिर चाशनी बन जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब उसमें और चीनी डालोगे तो वो चीनी नहीं घुलेगी। तो मतलब विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे सैचुरेटेड। इंसान भी तो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतुष्ट, जैसे संत महात्मा लोग होते हैं, जैसे योगी बाबा हैं, संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से। और उसने दंगा कर दिया, ईंट चला दी, ठीक है भाई बुलडोजर भेज दो वहां पे। उसको बंदे को ये फिक्र नहीं है कि मुझे कोई वोट देगा नहीं देगा, नहीं देगा तो ठीक है भाई, हम तो सन्यासी हैं जी, अपना झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो वो सेटिस्फाइड इंसान है। एक है असंतुष्ट इंसान, आप जानते हो चारों तरफ भटकते ही रहते हैं और उनके मुंह से जब भी निकलता है कबाड़ा ही हो जाता है। तो इसी तरह से विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतुष्ट और एक होते हैं असंतुष्ट। तो अब इनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो थोड़े से नाम बदल देंगे। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का एग्जैक्ट संतुष्ट भी होता है और एक संतृप्त, बिल्कुल संतृप्त विलयन। खा पी के एकदम मस्त पड़े हैं भाई, अब बिल्कुल भी इनको संभावना नहीं है। संतृप्त का मतलब है कि और विलय नहीं घोला जा सकता। किसी भी विलायक में जब विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था कहते हैं। आप किसी फंक्शन में जाओ और भरपेट खाना खा लो और उसके बाद फिर कोई कहे कि 2 रसगुल्ले और डाल लो, तो फिर आप क्या कहते हैं? भैया पेट भर गया, बस की बात नहीं है। तो वही अवस्था क्या कहलाती है? संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो विलयन में जब विलय घुलना बंद हो जाए तो उसको संतृप्त अवस्था कहेंगे। लेकिन यह डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पर। ताप बढ़ाने पर क्या होगा फिर? याद करिए, फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी चीजें होती है उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ जाएगी तो गैप हो जाएगा ना, बीच में गैप हो जाएगा तो उसमें और चीनी चली जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और भी ज्यादा मात्रा घोली जा सकती है। मतलब ताप बढ़ाने पर संतृप्त घटती है, अर्थात और पदार्थ घोल सकते हैं। भाई आपने चीनी मान लीजिए 2 चम्मच में लिया, आपने कोई पानी लिया, मान लीजिए आधा कप पानी लिया, उसमें मैक्सिमम 2 चम्मच चीनी घोल सकती है। आपने अगर उस पानी को गर्म कर दिया तो उसमें और चीनी घोल सकते हैं, और ज्यादा गर्म करेंगे तो उसमें फिर और घोल सकते हैं। ठीक है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा संतृप्तता क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। मतलब उसमें और पदार्थ घोलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। करते नहीं, जब आपने खा पी लिया, खूब खा पी लिया, फिर आपका कोई दोस्त एकदम पीछे पड़ रहा है, तब क्या कहते? अच्छा चलो 5 मिनट टहल के आता हूं, फिर बताता हूं तुझे, 4 रसगुल्ले निपटाता हूं फिर। है वैसी कहानी है यहां भी। अनसैचुरेटेड,
पदार्थ मतलब हम यहाँ विलय की बात कर रहे हैं। जब विलय की और मात्रा घोली जा सके, तो कोई भी विलयन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। तापमान अगर मान लीजिए बहुत कम करते चले जाएंगे तो वो आधे चम्मच में भी सैचुरेटेड हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो हो सकता है 10 चम्मच में भी वो सैचुरेटेड ना हो। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी, चलो इसको यहां तक कर लो नोट। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कोई एग्जांपल नहीं ले सकते आप, डिपेंड करता है, ठीक है। अरे अनसैचुरेटेड मतलब आपका पेट नहीं भरा है, सैचुरेटेड मतलब आपका पेट भर गया है। अब डिपेंड करता है, सैचुरेटेड संतृप्त का मतलब है कि जब पदार्थ घुलना बंद हो गया वो संतृप्त हो गया। अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो उसको अब गैप बढ़ गया अणुओं के बीच में, तो अब और पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से वही विलयन जिसको अभी तक हम संतृप्त कह रहे थे, तापमान बढ़ाने पर वही विलयन फिर से क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त विलयन मतलब वो अभी और डिमांड कर रहा है पदार्थ की, उसको अभी और घोलने की आवश्यकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। कोई भी चीज संतृप्त है असंतृप्त है वो डिपेंड कर रही है कि उसका टेम्परेचर क्या है। तापमान कम करते चले जाएंगे तो कोई भी चीज कम विलय में ही संतृप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जब शरबत बनाते हैं तो आपकी मम्मी डांटती होंगी ना कि पहले बर्फ क्यों डाल दी, चीनी पहले घोल लेती तब बर्फ डालती। कभी डांट नहीं पड़ी आप लोगों को इस बात के ऊपर? मोस्टली बोलते हैं ना। उसका मतलब क्या है, आपने अगर पहले ही बर्फ डाल दी तो उसकी वजह से क्या हो गया, पानी का टेम्परेचर कम हो गया। कम टेम्परेचर हो गया मतलब अब वो जो शरबत है वो पहले ही सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब शरबत अब मीठा नहीं होगा उतना जितना आप चाहते हैं। अगर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसमें ज्यादा चीनी घुल जाएगी, ज्यादा चीनी घुल जाएगी मतलब अब वो हमको ज्यादा मीठा फील होगा। तो इसलिए कहते हैं कि पहले बर्फ नहीं मिलानी चाहिए, पहले चीनी मिला लेनी चाहिए, उसके बाद उसमें ठंडा कोई चीज डालनी चाहिए। तो उसका यही कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री के हिसाब से। आगे यहां तक समझ में? ओके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।